हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में, जो कि आपकी असिस्टेंट टाउन प्लानर यूपीपीएससी के सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, ये हम थर्ड वाला जो सेक्शन है वो पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप पढ़ते हैं। टाउन प्लानिंग इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस टू गाइड द डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो सिटी वाला एरिया होता है, वहाँ पर हमें प्लानिंग के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। दीज प्लानिंग टाइप्स एड्रेस स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ अर्बन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज, कम्युनिटी नीड्स, है ना। तो ये अलग अलग आस्पेक्ट्स को बताती है, जिसमें आपका अर्बन ग्रोथ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, लैंड यूज आती है, कम्युनिटी की क्या नीड्स हैं, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग करते हैं। हियर से डिटेल डिस्कशन ऑफ द की टाइप ऑफ प्लानिंग इन टाउन प्लानिंग। तो हम देखते हैं कौन कौन सी प्लानिंग आती है। सबसे पहले आती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज ए लॉन्ग टर्म अप्रोच दैट कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It aim to create cohesive vision for the entire city region and provide framework for making informed decision about growth and development. तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मतलब पूरी की पूरी जो सिटी है उसको एक मानकर एक लॉन्ग टर्म गोल जो हमारा होता है 20 ईयर या मोस्ट प्रोबेबली 30 ईयर का, है ना। 30 ईयर का जो है आप गोल लेकर उसकी प्लानिंग करते हो, उसे आप बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म वाले, जैसे अर्बन डेवलपमेंट, है ना, कि आपकी सिटी में किस टाइप से वो ग्रो करने वाली है, लैंड यूज़ को आप कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे मैनेज करेंगे, कि हाउसिंग, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, जो कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, लगभग 20 से 30 सालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लैंड यूज़ प्लानिंग। हम पिछले लेक्चर में लैंड यूज़ प्लानिंग पढ़ चुके हैं, जिसने हमारा लेक्चर नहीं देखा है और ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आप लैंड यूज़ प्लानिंग पढ़ सकते हैं। लैंड यूज़ प्लानिंग फोकस ऑन डिजाइनिंग डिफरेंट वेरियस लैंड यूज सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल, ओपन स्पेस. इट एम टू ऑप्टिमाइज लैंड रिसोर्सेज, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंड यूज एंड इंश्योर द इफिशियंट अलोकेशन ऑफ स्पेस इन अर्बन एरियाज। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे मेरा जो अर्बन एरिया है वहाँ पर अलग अलग स्पेसेज हैं, है ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि, अब देखिए आप एक छोटा सा इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये आपकी रेजिडेंशियल कॉलोनी है। अब इस रेजिडेंशियल कॉलोनी में कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा देता है और वो रात भर काम करता है, हम मतलब उसमें से जो है नॉइज़ पोल्यूशन या बहुत सारे ट्रक उस कॉलोनी में आते हैं इस कारण से, तो उसे परेशानी होगी या नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस हिसाब से हम अलग अलग लैंड यूज़ डिसाइड करते हैं कि ये वाला लैंड यूज़ जो है रेजिडेंशियल होगा, ये कमर्शियल होगा, ये एग्रीकल्चर होगा, ये इंडस्ट्रियल होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लैंड यूज़ डिफाइन करते हैं और अलोकेट करते हैं, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज़ हो सके। अर्बन डिज़ाइन एंड प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन प्लानिंग की बात करें, अर्बन डिज़ाइन प्लानिंग फोकसेस ऑन फिजिकल लेआउट, एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द अर्बन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रीट स्केप्स, बिल्डिंग फैकेट्स, public space, architectural style. It seeks to create visually appealing, functional and culturally relevant urban spaces that enhance the quality of life for the residents. तो ऑब्वियस ही बात है, जो अर्बन के डिज़ाइन करनी है, जो एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हैं, एस्थेटिक मतलब जो अच्छा दिखने वाले एस्पेक्ट्स हैं कि आपके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की स्ट्रीट्स, गलियाँ कैसी है ना, बिल्डिंग की फेसिंग कैसी है, पब्लिक स्पेसेस अवेलेबल है या नहीं है, उस जगह का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, कौन सा पत्थर वहाँ यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें हमारी प्लानिंग में इंक्लूड करना होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एड्रेसेस द मूवमेंट ऑफ पीपल गुड विद इन अर्बन एरिया बाय डिजाइनिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंक्लूडिंग रोड, हाईवे, पब्लिक ट्रांजिट, साइकिलिंग लेन्स, पेडेस्ट्रियन पाथवे. इट एम टू रिड्यूस कंजेशन, इंप्रूव एसेसिबिलिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन. तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करनी है तो सिटी जो है हमें 20 मिनट सिटी कन्वर्ट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, 20 मिनट सिटी, मतलब बीच में आपके जाम नहीं मिलना चाहिए। व्यक्ति एक जगह से चला और उसे सिटी के दूसरे कोने में आना है तो उसे 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम उसमें नहीं लगना चाहिए, है ना। तो आप सिटी को 20 मिनट सिटी बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, रोड, हाईवे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, साइकिलिंग लेन, पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से पाथवे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एक प्लानिंग का पार्ट है, जिससे कंजेशन रिड्यूस होगा, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन लोगों को मिलेंगे। एनवायरमेंटल प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। एनवायरमेंटल प्लानिंग इंटीग्रेट्स इकोलॉजिकल कंसिडरेशन इनटू अर्बन डेवलपमेंट बाय प्रिजर्विंग ग्रीन स्पेस, नेचुरल हैबिटेट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल practices. It seeks to mitigate the environmental impact of urban growth, reduce pollution, enhance the urban resilience to climate change. तो अब देखिए एनवायरमेंट प्लानिंग में क्या होता है कि आपको एनवायरमेंट में जो, जैसे आपकी सिटी के आसपास जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं मान लीजिए, ठीक है,
जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, तो नेचुरल हैबिटेट्स का भी आपको ध्यान रखना है ना। जो जंगल हैं, जो रिवर के आसपास का सराउंडिंग एरिया है, जो पॉन्ड के सराउंडिंग का एरिया है, तो उसको आपको ध्यान रखना, और उसके आसपास जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फॉलो करें, है, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़ सकती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि पोल्यूशन रिड्यूस होगा, है ना, अर्बन रेजिलेंस और क्लाइमेट चेंज के प्रति जो है, जो आपका अर्बन एरिया है वो रेजिलेंट बनेगा। एकदम से उसमें क्लाइमेट चेंज नहीं होगा कि बहुत सारी बारिश आ रही है, बाढ़ आ रही है, ऐसा नहीं होगा अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल के रखेंगे। सस्टेनेबल मटेरियल जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो वो मटेरियल हमें यूज़ करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जो है फोकस करती है ऑन द डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल सर्विस एंड फैसिलिटीज सच एज वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक सिटी बसा रहे हैं, उसके पास में मान लीजिए आपने कोई नई प्लानिंग काटी रेजिडेंशियल की, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी कि वहाँ पर जो है रोड नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ का सीवेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो थंबे अपन प्रोवाइड करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रॉपर पहुँच जाए। अभी तो खैर मोबाइल का ज़माना, लेकिन पहले जो हमें टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी लाइन्स प्रोवाइड करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्लान करना पड़ता है। इट इंश्योर्स दैट अर्बन एरियाज हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ग्रोथ एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स। तो ये इंश्योर करता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके पास जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, सीवेज हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इन सब की जो है बेसिक मतलब उनके पास सप्लाई होनी चाहिए, जो कि उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करे और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करे, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग भी एक प्लानिंग का पार्ट होता है। फिर मैं बात करता हूँ हाउसिंग प्लानिंग की। हाउसिंग प्लानिंग क्या होती है? हाउसिंग प्लानिंग एड्रेसेस द नीड फॉर डाइवर्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन फॉर रेजिडेंट्स। इट इन्वॉल्व पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट हाउसिंग फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, प्रमोट मिक्स्ड इनकम नेबरहुड्स एंड एड्रेस हाउसिंग शॉर्टेजेस। तो हाउसिंग प्लानिंग भी हमें करनी पड़ती है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो जैसे आपने सरकार ने आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक है, इस टाइप की जो योजनाएं हैं वो गवर्नमेंट भी लाती है, प्लानर को ही लानी पड़ती है, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएं। इट इन्वॉल्व पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट हाउसिंग फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप। जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए, सबके लिए घर होने चाहिए। मिक्स्ड इनकम नेबरहुड, मतलब जो लोग हैं, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, वो सब टाइप के लोग होने चाहिए, बहुत अमीर भी हैं, मीडियम क्लास भी हैं, लोअर क्लास भी हैं। तो एक मिक्स्ड में क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट उस जगह का हो जाता है। तो हाउसिंग शॉर्टेजेस को भी हमें एड्रेस करना पड़ता है, हाउसिंग की भी प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग। अब आप सिटी के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, बिजनेस को भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे एरिया शो करने पड़ेंगे जहाँ पर कम रेट कर बिजनेस को अवेलेबिलिटी, आपको ज़मीन की अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी, जिससे बिजनेस अट्रैक्ट हो, लोगों का इन्वेस्टमेंट आए, लोग वहाँ पर काम करने आए। It focuses on creating job opportunities, supporting entrepreneurship and fostering a conductive business environment। तो उस जगह में हमें क्या करना है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है, सपोर्ट करना है एंटरप्रेन्योरशिप को, और जो बिजनेस के जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्रिएट करना है। ये भी एज ए प्लानर हमारा काम है, प्लानिंग करनी पड़ेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी। कल्चरल एंड हेरिटेज प्लानिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी सिटी के अंदर कोई कल्चरल रिच, मान लीजिए मंदिर है, कोई टेम्पल है, या कोई झील है, जैसे उदयपुर की बात करूँ तो यहाँ जैसे फतेह सागर झील है, तो ये कल्चरली चीज़ें हैं, तो हमें इनको भी, है ना, कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में इनको डेवलप करना है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क और ट्रेडिशन को फॉलो करना है, ठीक है, जो वहाँ के हेरिटेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। कल्चरल इवेंट्स, जैसे यहाँ राजस्थान की अगर बात करते हैं तो घूमर होता है, गणगौर होता है, बहुत सारे ऐसे कल्चरल इवेंट होते हैं, तीज होती है ना, तो इवेंट भी एज ए प्लानर की उसमें होने चाहिए कि ये जो इवेंट्स हैं ये भी हमें, इसको भी हमें एज ए प्लानिंग के रूप में डेवलप करना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग, ऑब्वियसली बात है, जहाँ लोग रहते हैं तो कम्युनिटी भी डेवलप होती है, उनके लिए भी हमें प्लानिंग करनी होती है ना। सोशल नीड्स क्या है, उनकी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी, एजुकेशन और सोशल इंक्लूजन उनको देना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिटी वाइज क्या होता है, अलग अलग जैसे मंदिर प्रोवाइड करना, जैसे जैन धर्म है तो उनके लिए अलग मंदिर होते हैं, हिंदुओं के लिए अलग मंदिर होते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग जो प्लेसेस होते हैं, है ना। तो ऐसे उनको वो जगह प्रोवाइड करना, वो किसका काम है, एज अ प्लानर का काम है, ताकि एक सोशल इंक्लूजन बना रहे वहाँ पर। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है। It aim to create inclusive and cohesive communities that foster social interaction and enhance residents' quality of life। तो जो लोग हैं वो आपस में मिलें और उनकी लाइफ में जो है वो इन्हेंस हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंक्रीज़ हो, तो सोशल इंटरेक्शन बढ़े। जो लोग एक ही अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं उसके लिए भी हमें वहाँ पर काम करना है, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर आप आपकी सिटी के लिए क्या कर सकते हैं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस प्लानिंग। तो आप मान लीजिए आपका, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका एरिया है, मान लीजिए अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, या क्या बोल सकते हैं,
फ्लड प्रोन एरिया है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो उसको भी हमें प्रिपेयर करना है। नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म रेजिलेंस। तो लॉन्ग टर्म के लिए उसका रेजिलेंस कर पाएँ, रिकवरी कर पाएँ, उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स हो जाए टाइम पर, ऐसी हमें स्ट्रेटजीज बनानी है, उसकी भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। इट इंक्लूड मेजर ऑफ प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। तो ये इंक्लूड करता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सभी के बीच में, क्राइसिस के बीच में, ठीक है। हेरिटेज कंजर्वेशन प्लानिंग, जो हेरिटेज कंजर्वेशन प्लानिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लैंडमार्क है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, उनको हमें कंजर्व करना है। अगर हम उसमें नया निर्माण करना चाहते हैं तो ट्राई करें कि वही मटेरियल यूज़ हो, ठीक है ना। आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर विद हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस। तो जो हमें जो हिस्टोरिकल पुराने जो स्ट्रक्चर बचे हुए हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, प्रिजर्व करना है, उन्हें एज ए साइट के रूप में आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस उनका डेवलप करना है, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर आएँ। तो ये भी हेरिटेज कंजर्वेशन भी एक टाइप की प्लानिंग होती है। फिर ओपन स्पेसेस, जो आपको आपकी सिटी के अंदर पार्क देने हैं, रिक्रिएशनल एरिया देने हैं, अर्बन एनवायरनमेंट देना है, तो उसकी भी एक प्लानिंग हमें देखने को मिलती है, जिसे हम ओपन स्पेस प्लानिंग बोलते हैं। इट प्रोवाइड रेजिडेंट्स विद स्पेस फॉर लीजर, फिजिकल एक्टिविटी, रिलैक्सेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर ओवरऑल वेलबींग। तो जब आप गार्डन्स, पार्क, ग्रीन स्पेसेस वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लोग हैं वहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, रिलैक्स होंगे, है ना, इससे उनकी ओवरऑल वेलबींग में भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे एज ए प्लानर। वाटरफ्रंट डेवलपमेंट आजकल जो अभी नई सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है एंड एड्रेस द यूटिलाइजेशन एनहांसमेंट वाटरफ्रंट एरिया सच एज रिवर साइड, हार्बर्स एंड वाटरफ्रंट प्रोमेनेड्स। तो अभी आजकल क्या आपने देखा होगा कि जैसे अहमदाबाद की बात करते हैं तो वहाँ पर एक रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है ना। कोटा की, राजस्थान में कोटा नगरी है, वहाँ पर भी अभी रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है। तो रिवर के आसपास का एरिया जो टूरिस्ट हैं, जो आने वाले हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम आजकल वाटर फ्रंट एरिया को भी जो है डेवलप करने लगे हैं। इट एम टू क्रिएट वाइब्रेंट अट्रैक्टिव स्पेस फॉर रिक्रिएशन, कॉमर्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर हो सकती है, और लोग अपने आप को रिक्रिएट करने भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो आजकल एक नया ट्रेंड है जिसमें हम वाटर जो फ्रंट है उसके डेवलपमेंट के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग की अगर हम बात करें, क्लाइमेट प्लानिंग फोकस ऑन मिटिगेटिंग एंड अडेप्टिंग इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज विद इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस पर हमें काम करना है, उस पर फोकस करना है। द इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजीज इन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एनहेंस अर्बन रेजिलेंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ऑब्वियसली बात है, जो सस्टेनेबल मटेरियल है, प्रैक्टिसेस हैं, बनाने के तरीके हैं जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, है ना। अर्बन रेजिलेंस जो है, मतलब अर्बन का उस एनवायरनमेंट को रिजलाइंट करने का तरीका वो भी इंक्रीज़ करना है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उसको हमें कम से कम इमिशन हो, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग ज़्यादा बिलीव करें, उसको थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करें, साइकिल ट्रैक, साइकिलिंग के ऊपर लोग ज़्यादा बिलीव करें। तो उस हिसाब से हमें क्लाइमेट एक्शन प्लान भी तैयार करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो अगर यहाँ तक देखा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। समरी की बात करें, ईच टाइप ऑफ प्लानिंग एड्रेस स्पेसिफिक एस्पेक्ट अर्बन डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएट वेल डिजाइन फंक्शनल सस्टेनेबल सिटीज टू मीट डाइवर्स नीड ऑफ रेजिडेंट्स एंड फोस्टर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जितनी भी टाइप की हमने प्लानिंग पढ़ी है उनका एक ही उद्देश्य है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो, एनवायरनमेंट के ऊपर जो कम से कम इम्पैक्ट हो, और उसकी सिटी की फंक्शनिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो। ये कुछ हमारे एम है कि हम इस तरह से काम करें। आई होप आपको प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।